मई 2025, एक ऐसा वक्त जब दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें थाम ली थीं। दो परमाणु ताकत वाले पड़ोसी भारत और पाकिस्तान जंग के बिल्कुल मुहाने पे आ खड़े हुए थे। ये टकराव चला तो सिर्फ 4 दिन, लेकिन इसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, सिर्फ 4 दिनों के लिए, लेकिन इन 4 दिनों में दक्षिण एशिया में तनाव अपने चरम पर था। दुनिया देख रही थी कि कैसे दो न्यूक्लियर पावर वाले देश एक सीधे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में उलझ गए थे। एनालिस्ट्स ने इस सिचुएशन को इफेक्टिवली एट वॉर का नाम दिया, मतलब एक ऐसा युद्ध जिसका ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन वो किसी भी घोषित युद्ध जितना ही तबाहकुन हो सकता था। तो सवाल ये है कि इतने खतरनाक टकराव की नौबत आई कैसे। इसकी शुरुआत, जैसा कि अक्सर होता है, एक अकेली जानलेवा चिंगारी से हुई। एक आतंकवादी हमला। देखिए, ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए एक बर्बर हमले से। इसके फौरन बाद लश्कर से जुड़े एक ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन फिर रहस्यमयी तरीके से अपना दावा वापस भी ले लिया। अब माहौल में तनाव तो बढ़ ही रहा था और महीने के आखिर तक पाकिस्तान ने पब्लिकली चेतावनी दे डाली कि भारत हमला करने वाला है। मतलब स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका था। 26 पहलगाम हमले में जान गंवाने वालों की संख्या। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 26 नागरिक थे, जिनमें से ज्यादातर हिंदू टूरिस्ट थे, जिन्हें कथित तौर पर सिर्फ उनके धर्म की वजह से निशाना बनाया गया था। इस हमले के बाद, जैसा कि उम्मीद थी, शुरू हुआ ब्लेम गेम। भारत ने साफ साफ कहा कि इसके पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी गुटों का हाथ है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया और उल्टा ये आरोप लगाया कि ये तो भारत का ही रचा हुआ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। फॉल्स फ्लैग मतलब एक ऐसा हमला जो कोई देश खुद पर करवाता है ताकि इल्जाम दुश्मन पर लगाया जा सके। और फिर इसी तनाव भरे माहौल के बीच 7 मई को भारत ने अपना जवाब दिया, और ये जवाब बहुत जोरदार था। भारत के इस जवाबी एक्शन को कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये सीधे सीधे पहलगाम हमले के विक्टिम से जुड़ा था, जहां हिंदू पुरुषों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया था। अब देखिए, भारत का दावा था कि उसने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी कैंपों पर एकदम सटीक हमले किए हैं, और इस दौरान किसी भी सिविलियन या मिलिट्री फैसिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लेकिन पाकिस्तान की कहानी बिल्कुल अलग थी। उनका कहना था कि भारतीय हमलों में आम लोगों के इलाके, यहाँ तक कि मस्जिदें भी निशाना बनी, और उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुईं। इन शुरुआती हमलों के बाद जो हुआ, वो वाकई में मॉडर्न वॉरफेयर की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया था। आसमान सचमुच एक जंग का मैदान बन गया। 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स हवा में थे, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इस इलाके की सबसे बड़ी हवाई लड़ाइयों में से एक थी। और जाहिर है, जंग के इस धुंध में सच का पता लगाना बहुत मुश्किल था। दोनों तरफ से जो नुकसान के दावे किए जा रहे थे, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उसने भारत के 5 फाइटर जेट्स, जिनमें 3 लेटेस्ट राफेल भी शामिल थे, और 1 ड्रोन मार गिराया। भारत ने ये तो माना कि नुकसान जंग का हिस्सा है, लेकिन कोई नंबर नहीं दिया। हालांकि अमरीकी अधिकारियों के एक थर्ड पार्टी असेसमेंट से ये इशारा मिला कि कम से कम 2 भारतीय जेट्स को जरूर मार गिराया गया था। तो शायद सच्चाई कहीं बीच में ही थी। पहले दिन की इस जबरदस्त हवाई लड़ाई के बाद ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसने एक नया मोड़ ले लिया। एक ऐसा मोड़ जो मॉडर्न वॉरफेयर के बदलते चेहरे को दिखाता है। दूसरे और तीसरे दिन जंग का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ, ड्रोन वॉर। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान उसके शहरों जैसे अमृतसर पर ड्रोन और मिसाइल से हमले कर रहा है। जवाब में भारत ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए ऑपरेशन चलाए, जिन्हें सीड डेड ऑपरेशंस कहते हैं। मतलब दुश्मन की हवाई सुरक्षा को ही खत्म कर देना। दोनों ही तरफ से दर्जनों ड्रोन मार गिराने के दावे किए गए। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने 300-400 टर्किश ड्रोन्स इस्तेमाल किए, तो वहीं पाकिस्तान ने 25 इजरायली हारोप ड्रोन्स को गिराने का दावा किया। ये एक हाईटेक रिमोट कंट्रोल वाली जंग थी, जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। बीबीसी ने इस सिचुएशन को एकदम सटीक शब्दों में बयान किया, परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच पहला ड्रोन युद्ध। ये एक लाइन इस लड़ाई के ऐतिहासिक होने और इसके खतरनाक होने, दोनों बातों को साफ कर देती है। और फिर आया चौथा दिन। इस दिन तक हालात और भी ज्यादा संगीन हो चुके थे। दोनों देश अब एक ऑल आउट वॉर, एक पूरी जंग के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। 10 मई की सुबह दोनों तरफ से एक दूसरे पर बड़े मिलिट्री एयरबेस पर मिसाइलें दागने के आरोप लगे।
पाकिस्तान ने अपना जवाबी ऑपरेशन भी लॉन्च कर दिया। दिन चढ़ने के साथ साथ सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही थी। जब अमेरिका ने बीच बचाव किया और आखिरकार शाम 5 बजे तक एक सीज़फायर पर सहमति बन गई। पाकिस्तान का ये जो जवाबी ऑपरेशन था, इसका नाम था बुनियान मरसूस। ये नाम कुरान की एक आयत से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक अटूट दीवार। कहते हैं कि ये नाम एक ऐसी मस्जिद से प्रेरित था जो भारतीय हमले में डैमेज हो गई थी। तो ये एक बहुत ही पावरफुल धार्मिक और राष्ट्रीय सिंबल बन गया था। सीज़फायर होने से ठीक पहले एनालिस्ट माइकल कुगेलमन ने हालात को समराइज करते हुए कहा कि अब दोनों देश सिर्फ किसी छोटी-मोटी झड़प में नहीं, बल्कि प्रभावी रूप से युद्ध में थे। और यहीं पर एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। जब मिसाइलें ऐसे एयरबेस को निशाना बना रही हों जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हो सकते हों, तो असल में दुनिया एक परमाणु युद्ध के कितने करीब आ गई थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। सीज़फायर ने गोलियों और मिसाइलों की आवाज़ तो बंद कर दी, लेकिन इसके बाद जो शांति आई वो बहुत असहज और अनिश्चित थी। इन सिर्फ 4 दिनों की लड़ाई में इंसानी जानों का जो नुकसान हुआ वो बहुत बड़ा था। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल 29 लोग मारे गए, जिनमें 21 आम नागरिक थे। वहीं पाकिस्तान में 53 लोगों की जान गई, जिनमें 40 आम नागरिक थे। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वो जिंदगियां हैं जो एक ऐसे टकराव में खत्म हो गईं जो अगर नहीं रुकता तो और भी भयानक हो सकता था। तो फिर जीता कौन? इस सवाल पर कोई एक राय नहीं है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे एक ड्रॉ जैसा बताया। द वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि भारतीय एयरक्राफ्ट का नुकसान एक अपमान की तरह था, और अल जजीरा का मानना था कि किसी भी पक्ष को कोई साफ बढ़त नहीं मिली। दोनों को कुछ फायदे हुए तो कुछ नुकसान भी उठाने पड़े। दुनिया में भले ही इसे लेकर कन्फ्यूजन हो, लेकिन दोनों ही देशों ने अपने अपने यहाँ जीत का दावा किया। जाहिर है अपनी जनता के लिए एक नैरेटिव बनाना था। पाकिस्तान ने यौम तशक्कुर यानी कृतज्ञता दिवस मनाया, जबकि भारत के प्रधानमंत्री ने ये चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी हमले का ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। ये दिखाता है कि अंदर का तनाव अभी खत्म नहीं हुआ था। और यही बात हमें अपने आखिरी सवाल पर ले आती है। सीज़फायर तो हो गया, लेकिन क्या मई 2025 के उन 4 दिनों ने इस पूरे रीजन के लिए एक नई और खतरनाक मिसाल कायम कर दी है? एक ऐसी मिसाल जहां भविष्य में कोई भी टकराव बहुत तेजी से, बहुत विनाशकारी रूप ले सकता है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।